नमस्कार दोस्तों, विज्ञप्ति पीसीएस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम लोगों ने आज रूस की क्रांति देखनी है। रूस की क्रांति जो कि 1917 में स्टार्ट हुई थी, वो हम आज देखेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने देखा था प्रथम विश्व युद्ध, और प्रथम विश्व युद्ध में देखा था कि दो गुट बन चुके थे। कैसे दो गुट यूरोपीय देशों में बने हुए थे, और कैसे वहां से फिर रूस की एंट्री, वहां से रूस एग्जिट हुआ और अमेरिका एंट्री हुई। ठीक है, तो ये चीजें हमने देखी थी। वहां पे दो गुट थे, कौन कौन से? ध्रुवी राष्ट्र और मित्र राष्ट्र। तो ध्रुवी राष्ट्रों में कौन कौन से थे? जर्मनी और ऑस्ट्रिया पावरफुल कंट्री थे, और मित्र राष्ट्रों में थे फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया। ठीक है, रसिया बाद में एग्जिट किया, तो रसिया की जगह एंट्री कर गया था अमेरिका, क्योंकि वो एक घटना हुई थी, जर्मनी ने जो अमेरिका के जहाज थे उनको डुबो दिया था। तो इस घटना को लेके अमेरिका में भी इसमें एंट्री कर गया था, और बाद में फिर जो है पेरिस शांति सम्मेलन हुआ था। तो ऐसे हम लोगों ने देख लिया था, प्रथम विश्व युद्ध कंप्लीट कर लिया था। अब हम लोग देखते हैं रूस की क्रांति। क्या ऐसे रीजन्स रहे कि रूस में क्रांति आई, और क्या इसके कारण रहेंगे, और क्या इसके बाद फिर परिणाम होंगे? तो ये सब चीज़ें हम लोग आज देख लेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं जाएगा, बहुत छोटा सा वीडियो रहेगा, क्योंकि रूस की क्रांति से अभी क्वेश्चन ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। और अगर पूछे भी जाएंगे तो इस तरीके से आपको समझा दिया जाएगा कि आप क्वेश्चन आराम से कर लो। एक चीज़ और भैया, आप लोग लिख ही नहीं रहे हो। क्वेश्चन जो दिया जाता है वो अभी लिख लीजिए, क्योंकि प्री के बाद फिर हमें टाइम नहीं मिलता है ये सब चीज़ें पढ़ने का और लिखने का। टाइम टेबल अभी सेट कीजिए और लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले तो लिख रहे हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वाले एकदम सो गए हैं। फिर बाद में कहते हैं कि पता नहीं भैया क्या हो गया, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा देखते रहिए यार, कि कुछ ना कुछ एक दो दिन में लिखिए। जब यहाँ से क्वेश्चन बन रहा है क्लास के साथ साथ, तो उसको आप लिखिए। वो कॉपी आपको आज चेक होके मिल गई होंगी सबको, है ना? और नहीं मिली है तो मिली जाती हैं, वो तो कहीं ना कहीं मिली जाएंगी एवेल्युएट होके। पर आप कम से कम कोशिश तो कीजिए कि रोज लिखिए। लिखते रहोगे तो हमारे ऊपर भी दबाव रहेगा कॉपी चेक करवाने का। आप लोग लिखोगे ही नहीं तो हम भी स्वतंत्र हो जाते कि अरे दो तीन लोग लिख रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। कम से कम शुरुआत जैसे हुई थी, शुरू में 50-50, 60-60 लोग लिख रहे थे। तो अभी भी वही कोशिश कीजिए कि लिखते रहिए। ठीक है, अब चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं इधर उधर का बात करेंगे, रूस की क्रांति पर आ जाते हैं सीधा। रूस की क्रांति को हम लोग, देखिए, जब क्रांति देखेंगे तो दो पार्टों में देखेंगे, और बीच बीच में थोड़ा बहुत मैप भी देख लेंगे, ऐसा था रूस उस टाइम का। ठीक है, तो ये भी देखेंगे। और देखते हैं इसमें रूस की क्रांति में दो क्रांति हुई, एक मार्च में हुई है, इसको मार्च बुर्जुआ क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। और एक हुई है अपनी अक्टूबर और नवंबर में, इसको अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है, और बोल्शेविक क्रांति यही है जिसके कारण रूस को प्रथम वर्ल्ड वॉर से एग्जिट करना पड़ गया था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं इसके बाद इसके क्या रीजन रहे, ये सब देखते हैं। और यहाँ पर मैप बीच बीच में हम लोग देखते रहेंगे। देखिए, थोड़ा सा यहाँ पर ये देखते हैं कि रीजन सबसे पहले क्या रहा। तो ये रहा है निरंकुश राजतंत्र, और ड्यूमा इसमें निष्प्रभावी हुआ। अब निरंकुश राजतंत्र आया, तो राजतंत्र में थोड़ी सी लिस्ट देख लेते हैं एक, थोड़ी बहुत, कि सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले आया था अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर प्रथम। ये थोड़ा सा मतलब कह सकते हैं कि उदारवादी टाइप का था। उदारवादी इसने स्टार्टिंग से रवैया अपना अपनाया था, लेकिन उसी समय याद हो अपना कि प्रसा सेडोवा के युद्ध में प्रसा के साथ रसिया ने विरोध नहीं किया था। प्रसा का, सेडोवा का युद्ध जब हुआ था प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच, तो रसिया शांत रहा था। इतनी पावरफुल कंट्री थी रसिया, तो शांत क्यों रहा था? यही रीजन था। यहाँ पे एक पोलैंड का जो है अभियान होगा अलेक्जेंडर प्रथम के समय, यही है वो अलेक्जेंडर प्रथम। इसके समय पे पोलैंड का अभियान हुआ था, और प्रशा भी इसमें शांत रहा था, उसने पोलैंड के बीच में हस्तक्षेप नहीं किया था, और रसिया उसको मतलब कूट काट के चला गया था, और प्रशा बिल्कुल शांत बैठा रहा था। तो एक तो ये रीजन था, और दूसरा रीजन था जो कि क्रीमिया का युद्ध हुआ था, उसमें भी प्रशा ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया था। तो यही अलेक्जेंडर प्रथम है, जब पोलैंड वाला मामला आएगा और वो शांत बैठा रहेगा प्रशा यहाँ पे, तो प्रशा जब शांत बैठा रहेगा, और ये जाएगा, उदारवादी नीति थी, लेकिन पोलैंड से जैसे ही मतलब लड़ाई होगी, तो इसकी नीति भी मतलब साम्राज्यवादी नीति दिखाई दे जाती है। तो ये था अलेक्जेंडर प्रथम। फिर इसके बाद आया था निकोलास प्रथम, और अलेक्जेंडर द्वितीय, और अलेक्जेंडर तृतीय। ठीक है, ये थोड़ी सी लिस्ट है। और इसके बाद आया फिर निकोलस द्वितीय। ठीक है, तो निकोलस प्रथम का तो उतना कुछ है नहीं, लेकिन निकोलस जो अलेक्जेंडर फिर प्रथम के बाद जो द्वितीय आया, ये अलेक्जेंडर द्वितीय जो था, ये भी उदारवादी नीति अपनाई, और इसने कृषकों और श्रमिकों के लिए थोड़ा सा उदार नीति का रवैया अपनाया। तो इसी समय पे इसकी हत्या कर दी गई यहीं पर। वो हत्या ऐसा माना जाता है कि किसानों के द्वारा ही की गई है, समाजवाद के द्वारा ही की गई है, मजदूर वर्ग के द्वारा की गई है। तो ये जब मर गया, तो फिर अलेक्जेंडर तृतीय फिर जो है दमनकारी नीति को अपनाएगा। तो ये थे तीन राजा। ठीक है, इसके बाद आया निकोलस।
निकोलस द्वितीय। तो निकोलस द्वितीय के टाइम पे क्या हुआ, निकोलस द्वितीय के टाइम पे ही हुआ था वहाँ का जो युद्ध स्टार्ट हुआ है, प्रथम विश्व युद्ध। तो प्रथम विश्व युद्ध जब स्टार्ट हुआ तो निकोलस का क्या रहा कि उसने भर्ती यहाँ पर स्टार्ट कर दी, और रसिया की जो है भर्ती यहाँ पर हो रही है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जाल निकोलसन द्वितीय जो है, जो जाल निकोलसन है द्वितीय, उसके टाइम पे क्या होना है। तो ये भी क्या है, देवीय सत्ता को मानता है, निरंकुशतावाद को ज़्यादा मानता है, लोगों के अधिकार को नहीं मानता है। और ये जो है अब यहाँ पर क्या करेगा, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट होगा तो वर्ल्ड वार फर्स्ट में यहाँ पूरी अधिकतर जनसंख्या जो है कृषि पर आधारित है, किसान अधिकतर हैं। तो किसानों को क्या करेगा ये, उसमें भर्ती कर देगा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और भर्ती करने पर ना तो उनकी ट्रेनिंग करवाएगा, ना कुछ करवाएगा, ना स्पेशल कुछ वो रहेगा, और सीधा वर्ल्ड वार में कुदा देगा उनको, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा किसानों की मृत्यु हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि जब सीधी सी बात है, जिस चीज़ के लिए वो तैयार ही नहीं है और वो चीज़ उनसे करवाई जाए, खेती करना आता है उनको, लड़ना कहाँ आता है, लेकिन उनसे लड़ाई करवा जा रही है, तो बहुत बड़ी जनसंख्या में एक किसानों की मृत्यु होती है। तो किसानों को मृत्यु होने के बाद इधर पर एक आंदोलन स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, ये तो था पहला कारण। दूसरा कारण क्या है कि भूमिहीन दास की स्थिति क्या रही है यहाँ पर। तो भूमिहीन दास की स्थिति ये रही है, देखिए क्या होता है कि दास प्रथा को इधर खत्म करने की बात पहले की गई अलेक्जेंडर द्वितीय के द्वारा। जो देखा था ना हमने यहाँ पर, अलेक्जेंडर ये फर्स्ट था, ये सेकंड था। तो जब सेकंड आया तो सेकंड के टाइम पे दास प्रथा खत्म करने की बात कही गई, लेकिन उसका उन्मूलन तो किया, लेकिन भूमि का पुनर्वितरण फिर भी नहीं किया। भूमि का पुनर्वितरण कहाँ पे रहा, वही यहाँ भी वैसी ही व्यवस्था थी जैसे कि फ्रांस में हम लोगों ने देखी थी। फ्रांस में क्या था, जो कुलीन वर्ग और जो पादरी वर्ग था उसके पास 90% भूमि थी, और यहाँ पर भी यही सिस्टम था कि यहाँ पर जो है 90% भूमि सामंत वर्ग के पास थी, ना कि किसानों के पास और दास के पास। किसान तो सिर्फ नाम के किसान थे, और दास तो फिर दास थे ही। तो ये हुआ कि दासों का उन्मूलन तो कर दिया अलेक्जेंडर सेकंड ने, लेकिन यहाँ पर भूमि का पुनर्वितरण फिर से नहीं किया। तो वो करेंगे क्या, वो तो फिर से मतलब दास मुक्त हो गए, लेकिन उन्हें भूमि नहीं दी गई, तो वो कुछ ना कुछ तो काम करेंगे, तो फिर वो दोबारा फिर से दास बन जाएंगे। तो एक ये रीजन रहा। फिर क्या रहा, नेक्स्ट रीजन रहा कि केवल धनी कृषकों के लिए सुधार पर बल दिया गया। यहाँ पर देखिए, जो 90% लोग थे वो अमीर वर्ग था। तो कहीं ना कहीं अगर उनके सुधारों नहीं किए जाते उनके लिए, तो फिर वो विद्रोह कर देते। तो इस चक्कर में इनको साधने के लिए उनने वो जनसंख्या थी मतलब दासों की और गरीब किसानों की देख, लेकिन यहाँ पे अमीर किसानों पे ध्यान दिया गया, क्योंकि उन्होंने सोचा कि सामंत वर्ग को यदि हमने शांत कर लिया तो विद्रोह नहीं हो पाएगा। लेकिन ये भी एक विद्रोह का कारण बना, क्योंकि किसान, इससे जो छोटे किसान है वो और दास वर्ग दोनों इकट्ठे सामने आए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, औद्योगिकरण के दुष्परिणाम निकल के आए। देखिए, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन जब औद्योगिकरण जब स्टार्ट हुआ, तो औद्योगिकरण में जब एकदम से तो मशीनें थी नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर दासों को बहुत बड़ी संख्या में लगाया गया और उनसे 18-18 20-20 घंटे काम करवाया गया। तो एक ये भी रीजन रहा। और कृषकों पर कर की दर बढ़ाई गई, क्योंकि औद्योगिकरण में आर्थिक चीजें तो लगेंगी, इकोनॉमिकल पावर तो लगेगी, और पैसा तो बहुत ज्यादा लगेगा ही। तो यहाँ पे कृषकों पर कर बढ़ा दिया गया, ठीक है। और श्रमिकों की वर्गीय चेतना यहाँ से जागेगी, क्योंकि उनको 16-16 18-18 घंटे काम करवाया जा रहा है जबरदस्ती, और मतलब उन्हें रेस्ट करने का भी काम नहीं दिया जा रहा है, रेस्ट भी नहीं हो पा रहा है उनका, और काम मशीनों की तरह करवाया जा रहा है। तो ये फिर एक और रीजन बढ़ेगा। अब देखिए, नेक्स्ट रीजन क्या रहेगा कि वैचारिक क्रांति भी यहाँ पर होगी। देखिए, बहुत से लोग यहाँ पर निकल के आए, टॉल्स्टॉय, दुर्गेनेव, ये सब निकल के आए, और इन्होंने कई अपनी बुक्स लिखकर और लोगों के बीच वो है डिस्ट्रीब्यूट हुई, लोगों के बीच सर्कुलेट हुई। तो देखा कि वो बुक्स पढ़ के भी लोगों की जो चेतनाएं जागी यहाँ पर, मतलब कह सकते हैं कि इमोशंस जागे कि भाई हम भी तो क्रांति करेंगे। तो ये सब रहा। अब देखते हैं हम लोग कि 1905 की क्रांति क्या थी। 1905 की क्रांति बेसिकली क्या थी, एक चीन का एरिया था, मंचूरियन मंचूरियन वाला क्षेत्र था, उसके पीछे हुई थी, रूस और जापान के बीच। तो मंचूरियन वाला क्षेत्र जो है साम्राज्यवादी नीति के तहत रूस अपने आप में जोड़ रहा था, और जापान भी उस समय अपनी शक्ति बढ़ा चुका था एशिया में, तो वो भी इस चीज को सहन नहीं कर सका। और मंचूरियन में जैसे ही रूस अपना प्रभाव बढ़ा रहा था, तो मंचूरियन को लेकर रूस और जापान दोनों के बीच युद्ध हो गया। अब युद्ध हुआ तो इसमें रूस को जापान ने बहुत अच्छे से हरा दिया। अब देखिए, जब वहां पे हार गई, तब रूस हार गया, तो यहाँ का जो जारशाही राजतंत्र है वो तो समझ में आ गया कि खोखला है। इतना बड़ा एरिया, मतलब रूस कहाँ, रूस का एरिया और कहाँ पे जापान का एरिया टुकड़ों में बटा हुआ है जापान देखा जाए तो, और रूस को उसने हरा दिया। तो यहाँ पे समझ में आया लोगों की कि जो जारशाही राजतंत्र है वो अंदर से खोखला है। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ
कि इस पर ड्यूमा की जो है मांग रख दी लोगों ने और लोग जो है सड़कों पर आ गए। सेंट पीटर्सबर्ग जो जगह है, ये सेंट पीटर्सबर्ग की घटना है ये। ड्यूमा की यहाँ पर मांग कर दी और लोग सड़कों पर आए, श्रमिक वर्ग भी सड़कों पर आया। तो इसको दबाने के लिए जो है कार्य किया गया और खूनी रविवार की घटना के नाम से वो जाना जाता है, क्योंकि जो जार को उस समय जारशाही जो राजा था जार, उसने मतलब बहुत मतलब कह सकते हैं उसको दबाने के रवैये में उसने लोगों को सरेआम मरवा दिया। खूनी रविवार के वो नाम से जाना जाता है, क्योंकि वो उस दिन रविवार ही था और बहुत सारे लोगों की इसमें मृत्यु हो गई। और जब मृत्यु हुई तो फिर जगह जगह लोगों की ये सब होने लगे कि इतना मतलब वहाँ जापान से तो हार गया और यहाँ पर अपने लोगों के बीच इतनी शक्ति दिखाई जा रही है, तो फिर लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट कर दिया और जगह जगह विद्रोह बड़ी संख्या में होने लगे। तो फिर क्या हुआ कि ड्यूमा की जो मांग थी चल रही थी कि ड्यूमा की स्थापना की जाए, तो उस ड्यूमा की स्थापना की गई और ड्यूमा की स्थापना को जारशाही राजतंत्र को मानना पड़ा। ठीक है, ये थी 1905 की क्रांति, तो इसको याद रखना थोड़ा बहुत। ठीक है, अब इसके बाद आता है कि मार्च क्रांति। अब देखते हैं हम लोग मार्च क्रांति। देखिए एक ये क्वेश्चन भी है कि 1917 की क्रांति टल सकती थी, परंतु फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से संतुलन बिगड़ा, ऐसा मतलब कह सकते हैं। तो फिर उसके पॉइंट्स आप लोग ये देख लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल ही जाएगी। अब हम लोग देखते हैं जो आज की मार्च क्रांति है उसको देखते हैं, रूसी क्रांति में मार्च क्रांति। तो ये जो मार्च क्रांति हुई, ये क्या था? ये था कि इस समय भी देखिए वही चल रहा था बहुत ज्यादा, मतलब राजशाही जो जारशाही राजतंत्र था उसका बहुत ज्यादा मतलब प्रभाव लोगों के बीच चल रहा था। तो वही खूनी रविवार की जो घटना हुई थी, खूनी रविवार की घटना 1905 वाली, तो उसकी सालगिरह मनाई जा रही थी। तो इसी दिन यहाँ पर जो श्रमिक थे बड़ी संख्या में पेट्रोग्राड सड़क पर आए। पेट्रोग्राड की सड़क कहाँ पर है? पेट्रोग्राड की सड़क वही है सेंट पीटर्सबर्ग में। ठीक है, तो सेंट पीटर्सबर्ग में लोग बहुत बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए और वहां पर मार्च करने लगे। ठीक है, अब जब मार्च वहां पर हुआ तो वहां की सेना को ऑर्डर दिया गया कि इनको इसको दबाया जाए, मतलब इस जो आंदोलन चल रहा है आंदोलन टाइप का, इसको दबा दिया जाए और इन पर गोली चला दी जाए। तो सैनिक भी उन्हीं लोगों के बीच से ज्यादातर होते हैं सैनिक, क्योंकि उस समय देखिए उस समय किसानों को ज्यादा सैनिक बनाया गया था, तो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे के हित जुड़े हुए रहते हैं किसानों के और श्रमिकों के, क्योंकि वो भी श्रमिक है एक तरीके से देखा जाए। तो सैनिकों ने यहाँ पर कर दिया मना। ठीक है, और मना करने के बाद भी वो उन्हीं से जुड़ गए तो वो और पावरफुल हो गए। ठीक है, और गोली चलाने से मना कर दिया और सैनिकों का और मजदूर दोनों एक साथ मिल गए और निकोलसन सरकार को इन्होंने गिरा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब निकोलसन सरकार गिर गई है, तो अब बनेगी यहाँ पर, अब जो है वो राजशाही राजतंत्र जो है वो खत्म हो गया और यहाँ से फिर ड्यूमा, जो ड्यूमा बनाया गया था अभी 1905 की हमने जो क्रांति देखी है उसमें ड्यूमा जो बनाया गया, अब ड्यूमा की सरकार चलेगी और यहाँ पर लुनाव को बिठाया गया। लुनाव की सरकार चलेगी, लेकिन लुनाव उतना एक्टिव इंसान नहीं था, उससे ज्यादा एक्टिव इस समय करेंसकी हो चुका था। तो लुनाव की सरकार अबदस्त हो जाती है और करेंसकी पावर में आता है। लेकिन करेंसकी भी पावर में आने के बाद क्या करता है, धीरे धीरे वो अपनी सत्ता जो है हाथ में ले लेता है अपने हाथ में और जो है समाजवादियों की सरकार पर ज्यादा बल देता है। ठीक है, और नेतृत्व अमीरों के हाथ में देता है ये मतलब अमीरों के ज्यादा सपोर्ट में था, छोटे किसानों और श्रमिकों के पक्ष में नहीं था। और कहीं ना कहीं ये एक तरीके से देखा जाए तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट चला रहा था, मतलब ये ड्यूमा चला रहा था जैसे कि राजशाही उसमें चलती थी, वो भी धीरे धीरे अपने आप को राजाशाही की ओर ले जा रहा था। तो इसको फिर यहाँ पर क्या होता है, आंदोलन होने लगता है और बड़ी संख्या में लोग आने लगते हैं। लेनिन के आ जाने पर इसको यहाँ से भगा दिया जाता है और ये क्रांति बॉल्शेविक क्रांति के नाम से जानी जाती है और अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जानी जाती है। तो इसको एक और क्वेश्चन भी इसमें आता है कि ये क्रांति जो है बिना जनहानि की थी, क्योंकि इसमें लोगों ने इकट्ठे होकर पहले तो श्रमिकों ने और किसानों ने जो है वहां पर राजशाही राजतंत्र को हटाया मार्च क्रांति के तहत, और फिर करेंसकी के अधीन जब करेंसकी ने पावर पूरी अपने हाथ में ले ली तो करेंसकी के लिए फिर से विद्रोह हुआ और वो बॉल्शेविक क्रांति के नाम से जानी गई और लोगों ने उसको घेराव किया और डर कर करेंसकी खुद ही यहाँ से भाग गया और लेनिन के हाथ में पूरी सत्ता आ गई यहाँ पर। तो लेनिन के हाथ में जैसे ही सत्ता आई तो उसी को हम लोग कहते हैं बॉल्शेविक क्रांति, और अब वो यहाँ पर जो है मजदूरों की और किसानों की हित में ज्यादा कार्य करेगा। तो देखिए जो बॉल्शेविक क्रांति थी उसकी रणनीति क्या थी, तो इसमें दो मतभेद थे। एक तो सोशलिस्ट रिवॉल्यूशनरी पार्टी बनाई गई थी किसानों के नेतृत्व में, ठीक है, और एक मेंशेविक और बॉल्शेविक के तहत क्या हुआ था कि मेंशेविक कह रहे थे फर्स्ट और सेकंड चरण में, पहले चरण में बुर्जुआ को बढ़ावा दिया जाए और सेकंड चरण में कह रहे थे कि सर्वहारा वर्ग को बढ़ावा दिया जाए, और बॉल्शेविक यहाँ पर क्या कह रहे थे कि दोनों चरणों में सर्वहारा को ही बढ़ावा दिया जाए। तो बॉल्शेविक क्रांति
अगर कहीं पूछा जाए तो एक एक पॉइंट ध्यान रखना, ये सर्वहारा वर्ग के लिए थी, ठीक है। अब देखिए, लेनिन के हाथ में जब सत्ता आई तो फिर लेनिन क्या करेगा। लेनिन के हाथ में सत्ता आने पर लेनिन का योगदान देखते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ इसका योगदान बताइए, तो ये रूस की परिस्थिति को अनुकूल करेगा और मार्क्सवादी क्रांति को बढ़ावा देगा, ठीक है। मार्क्सवादी क्रांति किसके हित में थी, मजदूरों के वर्ग में ही थी। मार्क्स ने कहा था कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तो इसको ये बढ़ावा देगा, ठीक है। और व्यवहारिक रणनीति में क्या था, देखिए पहले चरण में जो क्रांति हुई वो श्रमिकों को और कृषकों को साथ लेकर रखी गई। क्या कहा गया इसमें कि बड़े कृषक भी साथ में रहेंगे, श्रमिक रहेंगे और निर्धन कृषक भी रहेंगे। तो देखिए कुछ टाइम बाद बड़े कृषकों के लिए तो कार्य कर दिया था, यहाँ पर बड़े कृषकों के हित में तो राजशाही वंश भी आ गया था। तो बड़े कृषक तो इससे हो जाएंगे अलग, क्योंकि उनको लगा कि ये सब फालतू टाइम हो रहा है। और दूसरे चरण में फिर कौन कौन साथ में रहेंगे, तो यहाँ पर श्रमिक रहेंगे और निर्धन कृषक, तो इनके माध्यम से ये क्रांति पूर्ण होगी, ठीक है। अब इसके लिए जब जो बोल्शेविक क्रांति है, इसको सरकार को जब संगठित एक तरीके से हो गई, तो फिर लेनिन द्वारा क्या कदम उठाए गए वो देखते हैं, क्योंकि ये लंबी चल सके। बोल्शेविक देखिए, बोल्शेविक क्रांति सीधे ड्यूमा के हाथ में आ गया, पूरा पूरा मतलब राजशाही राजतंत्र एकदम से खत्म कर दिया गया एक तरीके से। तो अब लेनिन इसमें क्या करेगा, कैसी रणनीति चलाएगा कि रूस को वो अब लास्ट में देखेंगे हम लोग कि पूंजीवादी और साम्यवादी दो गुटों में बट जाता है विश्व। पूंजीवादी में सिर्फ अमेरिका बसता है और साम्यवादी में ये रूस, चाइना, ये कंट्रीज आ जाते हैं, कुछ एशियाई कंट्री भी आ जाएंगी, ठीक है। तो अब देखते हैं क्या है लेनिन ने यहाँ पर क्या कदम उठाए। देखिए सबसे पहले वो जैसे ही एक्टिव होगा, तो सबसे पहले देखा है हमने कि वो जो वहां पर मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच युद्ध चल रहा है, प्रथम वर्ल्ड वॉर, इसमें बहुत बड़ी जनसंख्या में किसान भर्ती करके रूस की तरफ से भेजे गए थे युद्ध करने के लिए। तो वो उनको युद्ध से बाहर करेगा और जर्मनी से क्या करेगा, ब्रेस्ट लिस्टॉफ की संधि कर लेगा, ठीक है। और जर्मनी को शांत कर देगा यहाँ पे, और अपने आप को यहाँ से युद्ध से, अपने प्रथम वर्ल्ड वॉर से याद साइड कर लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर होगा क्या, विरोधियों का ये दमन करेगा, क्योंकि देखो ऐसा है, इतना बड़ा एरिया है, इतने बड़े एरिया में ऐसा तो है नहीं कि लेनिन के विरोधी ना हो। और क्योंकि वो राजशाही राजतंत्र को खत्म किया है और ड्यूमा को हाथ में लिया है, तो विरोधी तो होना बिल्कुल लाजमी है। तो विरोधियों का दमन वो कैसे करता है, एक चेका नामक संगठन बनाता है पुलिस का, और चेका नामक संगठन से वो पता लगवाता है गुप्त तरीके से कि कौन मेरे विरोधी हैं, और उनका दमन करना एक एक से स्टार्ट करता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि अल्पसंख्यक समूहों के हितों पर ध्यान देता है। जो अल्पसंख्यक समूह है उन पर आज तक किसी ने ध्यान भी नहीं दिया था, तो वो दबाए जाते थे हर जगह, तो उन पर ध्यान देगा, और उनके जो 15 गणराज्य हैं, छोटे छोटे गणराज्य, उनका एक संघ बना देगा यहाँ पर वो, ठीक है, लेनिन। और नेक्स्ट फिर क्या रहेगा कि युद्धरत साम्यवादी नीति को भी बढ़ावा देगा ये, ठीक है। अब देखिए ये सब हो रहा है जब बहुत शांति चल रही है यहाँ पे, मतलब सब अपने तरीके से चल रहा है, सबको संतुष्ट किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है श्रमिकों पे भी अब कम काम लिया जाएगा, क्योंकि श्रमिकों के लिए ये क्रांति हुई है। तो श्रमिकों से जब कम काम लिया जाएगा तो उत्पादन, सीधी सी बात है, गिरेगा। यहाँ पर उत्पादन गिरेगा तो क्या होगा फिर, आर्थिक मंदी आएगी। मंदी आएगी कि नहीं आएगी, तो मंदी आने से पहले ही यहाँ पे नई आर्थिक पॉलिसी जो है लेनिन लेकर आएगा, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। और इसमें वो क्या करेगा कि 90% निजी क्षेत्रों को और कृषकों को निर्यात की अनुमति दे देगा, ठीक है, क्योंकि अभी तक उन लोगों को व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, लेकिन लेनिन यहाँ पर इनको सबसे पहले अनुमति दे देगा कि आप लोग चाहिए और व्यापार करिए ठीक से, ठीक है। और लेनिन के यही सब रहेगा। और शिक्षा के लिए भी लेनिन यहाँ पर कदम उठाएगा, शिक्षा के लिए बहुत सी चीजें चलवाएगा, स्कूल खुलवाएगा और अनिवार्य शिक्षा जैसे नियम लागू करेगा। तो ये देखेंगे कि फिर बाद में भी वहां पे देखिए फ्रांस शिक्षा के क्षेत्र, रूस जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे रहा है। नए संविधान की भी जो है अब यहाँ पर वो होगा कि नया संविधान भी बनाया जाएगा, महिलाओं के लिए समानता जैसे अधिकार भी लाए जाएंगे। तो कुल मिला के ये क्रांति के बाद बहुत सी बदलाव हुए हैं। अब देखिए फिर आया लेनिन के बाद, लेनिन जैसे ही न्यू आर्थिक पॉलिसी आई तो यहाँ पर लेनिन की मृत्यु हो गई इस समय, ठीक है। तो लेनिन के बाद फिर यहाँ पर आया है स्टालिन। स्टालिन रूस में जब आया तो उसने भी कुछ नए कदम उठाए। उसने क्या हुआ है, सबसे पहले तो इसने नया संविधान भी इसने भी बनाया, रूस के अंदर समाजवाद को मजबूत किया। मैंने कहा था ना कि लास्ट में जब ये रूस की क्रांति के बाद और प्रथम वर्ल्ड वॉर के बाद दो गुटों में बढ़ जाएगा, वो तो जो वर्ल्ड वॉर है वो तो चलते ही रहेंगे, लेकिन पूंजीवाद और समाजवाद में बढ़ जाएगा। समाजवाद में हमारे एशियाई कंट्री कुछ रहेंगे, रूस और चाइना जैसे, और पूंजीवाद में अमेरिका। आज भी अमेरिका पूंजीवाद को ही अपनाता है, ठीक है। अब जब नई आर्थिक नीति आएगी, ये सब होगा तो क्या होगा, तीव्र औद्योगिकरण की जरूरत पड़ेगी।
तो फिर पूंजीवाद पे यहाँ पर खतरा मंडराएगा और समाजवाद को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, भूमि का समूहीकरण भी किया जाएगा, जो जमींदार है उनको उनका दमन कर दिया जाएगा, उनका विरोध करके, और यहाँ पर 5 ईयर प्लान जैसी पॉलिसी भी चलाई जाएगी जिससे कि स्टेबिलिटी लाई जा सके। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा एक देखा जाए तो रूस की क्रांति का अनुमान। अब इसके फिर क्या रिजल्ट निकले, ये सब चीजें तो आप लोग खुद ही पॉइंट कीजिए और लिखिए, और इसके बेस पे जो भी क्वेश्चन दिए जाए उसको जरूर लिखिए। इंग्लिश मीडियम वाले तो लिख ही रहे हैं, और उनकी संख्या जितनी बढ़ जाए वो तो बढ़ाइए, और हिंदी मीडियम वाले जरूर लिखिए, क्योंकि देखिए अक्टूबर में जैसे ही प्री होगा, प्री के बाद फिर अगर कोई चाहे कि इतना डिटेल्स में हम लोग आराम से एक एक क्लास चलाते रहेंगे और आराम से मेंस का पढ़ लेंगे, तो ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मेंस का कम से कम हाफ अगस्त तक सारा पोर्शन कंप्लीट करके रखिए जितना भी हो सके। चाहो तो एथिक्स बस छोड़ देना, तो एथिक्स बाद में हम लोग देख लेंगे, लेकिन अभी कम से कम प्री से पहले पहले हाफ अगस्त तक, क्योंकि फिर प्री में लग जाओगे, प्री में कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है। कम से कम 100 क्वेश्चन का टारगेट लेकर चलना है प्री के लिए, तभी आप प्री क्वालिफाई कर पाओगे। और हाफ अगस्त तक कम से कम ये जितना हो सके मेंस का पोर्शन पूरा पढ़ के एक बार रख लीजिए, अपने शॉर्ट नोट बना के रख लीजिए, जितने हो सके हम लोग भी प्रोवाइड करा देंगे। और ये जो जितनी आपको फाइल दी जा रही है, ये फाइल भी आप लोग सेव करके रख लीजिए, अपने पास प्रिंट आउट निकाल के रख लीजिए, ये आपको बेहतर काम आएंगे उस प्री के बाद रिवीजन करने के लिए। ठीक है, तो अब आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आज अपनी रूस की क्रांति हो गई, अब धीरे धीरे क्लास को आगे बढ़ाएंगे और कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।